नाही पाहत. मैं सुनीता विलास काले, महाराष्ट्र यवतमाल से, महाराष्ट्र विदर्भ प्रदेश के अध्यक्ष, भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन और सत्यशोधक महिला विचार मंच के अध्यक्ष पद से कार्यरत हूँ। सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध, संत कबीर, संत रविदास, महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांति माता सावित्रीबाई फुले, तमिलनाडु के पेरियार जी, महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, स्टार्ट नाही केला म्हणजे माझ्या याच्यावर दिसत आहे सर, संत गाडगे बाबा, मान्यवर कांशीराम जी, इन सभी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। हमारी माता महामाया, महाप्रजापति, माता यशोधरा, राष्ट्रमाता जिजाऊ, अहिल्याबाई होळकर, वीरांगना झलकारीबाई, फातिमा शेख, मुक्ता साळवे, इन माताओं को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। मेरा आज का विषय क्रांति माता सावित्रीबाई फुले का संघर्ष और हमारे ओबीसी महिलाओं की जिम्मेदारियां। सर्वप्रथम बीपीएसएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय माचनवर सर जी, महाराष्ट्र के अध्यक्ष माननीय ज्ञानेश्वर जी गोरे, और 15 दिन से हम सभी लोगों को बातचीत करने के लिए हमारा मेल मिलाप जो हमारे भाई लोग कर रहे हैं, वो प्राध्यापक गायकवाड़ सर जी और प्राध्यापक संजय जी ढाकुलकर, और यही फुले शाहू आंबेडकर की विचारधारा में कार्यरत और बीपीएसएस में कार्यरत सभी मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारी बहनों को मेरा सप्रेम जय ज्योति, जय सावित्री, जय ज्योति, जय भीम, जय विज्ञान, जय संविधान। साथियों, हम महाराष्ट्र से आते हैं तो हमारी थोड़ी हिंदी थोड़ी गड़बड़ जाती है, तो मुझे माफ करना। आज का मेरा विषय है सावित्रीबाई फुले का जीवन संघर्ष, तो थोड़ा मैं अपने इस बारे में बताना चाहूँगी। आज 187 साल बाद भी हमें सावित्रीबाई जानना क्यों जरूरी है? इसके अनेक कारण हैं। इस भारतवर्ष में पूरे 5000 सालों से वैदिक धर्म के अनुसार हम ओबीसी लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, राजनैतिक दृष्टि से हम पिछड़े हैं। इसमें हमारी महिलाएं आधी आबादी है। दूर दूर तक हमारी महिलाएं ये बात नहीं जानती। ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक, सवर्ण, इन सब में हमारी ओबीसी महिलाओं की संख्या ज्यादा है, और यही ओबीसी महिलाओं को समाज परिवर्तन की सूझबूझ आवे और अपने आदर्श व्यवहार कैसे हो ये समझने और जानने के लिए मुझे आपसे कुछ बातें करना जरूरी है। मैं आपसे बातें करना क्यों जरूरी समझ रही हूँ? इसका कारण है कि ये परिवर्तन की राह में हमारी जिम्मेदारी हमें निभानी है। हमारे यवतमाल जिले में हम सब महिलाएं मिलकर समता पर्व, स्मृति पर्व और सावित्रीबाई की जयंती समारोह, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर का जयंती समारोह बड़े पैमाने पे लेते हैं, और इसमें पूरे भारतवर्ष से बुद्धिजीवी लोग आते हैं और उनको समझकर हम अपना कार्य आगे ले जाने का काम करते हैं। यही कारवा हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम कोई बात करने की बात मन में लाते हैं तो उसके लिए हम पूरी जानकारी लेते हैं। पूरी जानकारी लेने के बाद हम वो कार्य करने की सोचते हैं। हम मकान बनाना चाहते हैं तो पहले हम जगह की छानबीन करते हैं, फिर इंजीनियर को ढूंढते हैं, सलाह मसलत करते हैं,
ढांचे से पूरी इमारत जब हम पूरी खड़ी करने की कोशिश करते हैं तो उसमें छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखते हैं, और ध्यान रखकर जब उस मकान में हम रहने के लिए जाते हैं तो हमें अलग आनंद मिलता है। उसी तरह सामाजिक आंदोलन के रास्ते पे अगर हमें चलना है, हमें जाना है, तो हमारा इतिहास हमें पता करना बहुत जरूरी है। तभी तो हम हमारी जिम्मेदारी और उसमें हमारी भागीदारी दे सकेंगे। मैं आज का मेरा जो सब्जेक्ट है सावित्री बाई का संघर्ष और हमारी जिम्मेदारी, मतलब परिवर्तन के राह पर हमारी भागीदारी हमें समझना जरूरी है। मैं सावित्री बाई के जीवन काल की 2 घटनाएं आपसे रूबरू करूंगी, उसके बाद मैं अपना विषय रखूंगी। आप सभी को पता है सावित्री आई का पहला संघर्ष शिक्षा से हुआ है, और सावित्री बाई का जन्म 1831 में महाराष्ट्र के नायगांव में हुआ और 1840 में महात्मा फुले जी के साथ उनकी शादी हुई। उनकी उम्र 9 साल की और फुले जी की उम्र 13 साल की। ये साल तो नासमझ जैसे होते हैं, समझने की कोई राह नहीं रहती, लेकिन फिर भी इस 1840 के बाद ज्योतिबा जी सत्य की राह पर चलने लगे। समाज व्यवस्था में, धर्म व्यवस्था में बुरा और भला क्या है ये समझने लगे थे, और ये समझते समझते वो सत्य की राह चलते रहते। उसी टाइम सावित्री बाई को कुछ समझता नहीं था, फिर भी सावित्री बाई अपने घर वालों का, अपने समाज का विरोध सहन करके महात्मा फुले जी के साथ वो उनके पूरे कार्य में अपना साथ देती थी। और उनके शादी के बाद 1840 के बाद 1841 से 1847 तक ये 5-6 साल है, तो वो बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी दौरान महात्मा फुले जी ने सावित्री आई को समय निकालकर घर में और खेतों में पढ़ना लिखना सिखाया था। और फिर यहाँ तक की बात नहीं रुकी, तो महात्मा फुले जी ने उनकी पढ़ाई थोड़ी होने के बाद उनको पूना से अहमदनगर फेरार बाई के स्कूल में टीचर ट्रेनिंग के लिए भेजा। सोचो, जिस वक्त मनुवाद की ढकोसली रूढ़ी परंपरा औरतों के ऊपर बंधन थे, वो घर के चौखट से बाहर निकलना मंजूर नहीं था, उस वक्त सावित्री आई पूना से अहमदनगर पढ़ने के लिए गई। वो हौसला ज्योतिबा फुले जी ने उनके मन में पैदा किया था। बात यहाँ तक नहीं रुकी जब ज्योतिबा जी ने पुणे में पहली बच्चियों की स्कूल भिड़ेवाड़ा में खोली। पहले तो कुछ दिन महात्मा फुले जी और उनके दोस्त पढ़ने के लिए जाते थे, लेकिन वो स्कूल में बच्चियां कम आती थी, तो महात्मा फुले जी को लगा कि ये स्कूल में महिला टीचर होना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने पहले सावित्री जी पूछा, सावित्री, बच्चियों की स्कूल तो खोली गई है, लेकिन आपको अभी पढ़ाने के लिए आना होगा। तो सावित्री बाई ने भी वो जिम्मेदारी ली, ना कि धर्म की बंधने उन्होंने अपने ऊपर आने दी, ना समाज की बंधने आने दी। और ऐसी सावित्री बाई इस देश की पहली टीचर, पहली हेडमास्टर, पहली कविताकार यह हमारी सावित्री बाई थी। और यही सावित्री बाई हम स्त्रियों को राह दिखाने वाली एक क्रांतिकारी महिला थी। फुले जी के साथ हर कार्य में साथ देने वाली हमारी सावित्री, उनका भी एक परिवार था। परिवार के लोग भी उनसे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जब सत्य की राह पर चल पड़े तो उन परिवार को भी उनको छोड़ना पड़ा। जिस ससुर जी से वो पिता जैसा प्यार करती थी, वो ससुर जी को भी धर्म के नाते, समाज के नाते उनको छोड़ना पड़ा। आज की बात हम जब सोचते हैं तो आज भी हम घर में सत्य बात करने से कतराते हैं। ऐसा लगता है कि अगर घर में सत्य बताया जाए
तो घर में किसी का मन मुटाव न हो, हमारा परिवार न टूटे, ये बात हम सोचते रहते हैं, इसीलिए हमारी भागीदारी कम है। दूसरी बात मैं सावित्री आई जी के बारे में कहना चाहूंगी कि दूसरा संदर्भ है कि जो नाई लोग हमारे बच्चों के बाल काटते हैं, तो उन नाई लोगों का एक बड़ा आंदोलन सावित्री आई और कामगार नेते नारायण मेधाजी लोखंडे ने पुणे में एक बड़ा आंदोलन हमारी सावित्री आई ने किया था। इस आंदोलन के बारे में हम सभी को पता रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि बामनवाद के नियमानुसार अगर किसी महिला या बच्ची का पति मर जाए तो उनकी सुंदरता जिस बालों में होती थी वही बाल काट दिए जाते थे। इतना ही नहीं तो उनको घर के एक कोने में रखकर एक बार खाना, सादे कपड़े, ऐसी दुख भरी जिंदगी उस हमारी बच्चियों को और महिलाओं को मिलती थी। सावित्री बाई को ये दुख देखा न गया और वो अपने हमारे नाई भाई लोग हैं, उनके घर घर गई, उनको समझाया, लेकिन उनके भी ऊपर धर्म की बंदिशें थी, उनके भी ऊपर समाज की बंदिशें थी। लेकिन उन्होंने सावित्री से कहा कि माई, हमारा ये रोजगार है, हमें बंद कैसा करें। लेकिन सावित्री माई ने उनसे एक प्रश्न पूछा कि कल अगर अपनी बच्ची का पति मर जाए और अपनी बच्ची के सुंदर बाल अगर आपको काटना पड़े तो आपको दुख नहीं होगा। यही दुख उन्होंने वो नाई भाइयों को समझाया और एक बड़ा 400 नाइयों का आंदोलन, पूरे पुणे और आजू बाजू के नाइयों का आंदोलन उन्होंने किया। उसी टाइम से हमारे बच्चियों के बाल काटना बंद हुए। ये थी हमारी सावित्री माई, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझकर फुले जी के साथ अपने भागीदारी भी निभाई और समय चलते फुले जी के साथ सत्यशोधक कार्यक्रम में कार्यरत भी थी। फुले जी के जाने के बाद सावित्री माई ने सत्यशोधक समाज का पूरा कार्यभार संभाला। इतना ही नहीं तो उनके बाद उन्होंने सत्यशोधक समाज की पहली महिला अध्यक्ष बनी। ये हमारी सावित्री बाई थी। अभी आगे हमारी ओबीसी समाज की महिलाएं और उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, राजकीय परिस्थिति और उनका सहभाग हमें समझना होगा और समझकर अमल में लाना बहुत जरूरी है। सावित्री आई का सबसे बड़ा संघर्ष था सामाजिक संघर्ष था, लेकिन आज भी हमारी ओबीसी महिलाएं इस संघर्ष को क्यों समझ नहीं पा रही? क्योंकि हमारी 3 पीढ़ियां मनुवाद के नियमों की शिकार होती चली गई। मेरी दादी, मेरी नानी, मेरी माँ और मैं भी मनुवाद के शिकार थी। अच्छे लोग मिले, इस मनुवाद की चुंगल से निकल गई, लेकिन हमारी तीनों पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियां इस मनुवाद की शिकार हो रही है। हमारे सामने इस मनुवाद ने, ये वामनवादी विचारों ने हमारे सामने आदर्श रखे हैं। गंगा मैया, सीता मैया, द्रौपदी, सरस्वती और महाभारत और रामायण में जितनी महिलाएं थी उनके आदर्श हमारे सामने रखे गए हैं। हमारे सामने कभी भी तथागत गौतम बुद्ध की माता महाप्रजापति, हमारी माता यशोधरा, राष्ट्रमाता जिजाऊ अहिल्याबाई होळकर और क्रांति माता सावित्री आई का कभी संदर्भ आने ही नहीं दिया। और वो इसके ही आगे उनके फोटो तक हमारे सामने देखे नहीं गए। कभी हमारे पीढ़ी ने, 3 पीढ़ियों ने देखे नहीं। यही पूरी मनुवादी व्यवस्था के हमारी महिलाएं और पुरुष ये शिकार हुए हैं। आज हम 21वीं सदी के आगे निकल चुके हैं, फिर भी कोरोना की वजह और इस लॉकडाउन में सूचना और प्रसारण मंत्रालय हमारे सभी लोगों को रामायण और महाभारत दिखाता है। और दिखाता ही नहीं तो रामायण और महाभारत कितने करोड़ लोगों ने देखा। ये इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया हमें बताता है। मेरे साथियों,
अगर ये रामायण और महाभारत दिखाने के बजाय हमारे बच्चे घर में थे जिनकी पढ़ाई रुक गई थी, अगर कुछ अच्छा दिखाते तो हम भी मान लेते हैं। विरोध से विरोध करने का हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये लोग हमारी मानसिकता का पूरा फायदा उठा रहे हैं, हम अगर आज भी ये बातें ही करते रहे तो हमारी और पीढ़ियां बर्बाद होंगी और कितनी जाने पीढ़ियां हमारी गुम हो जाएगी। धर्म के नाम पर सावित्री माई का संघर्ष सामाजिक था, लेकिन उसमें धर्म का भी बड़ा प्रभाव था। इसी धर्म के नाम पर रीति रिवाज, रूढ़ी परंपराओं के तहत हमारी ओबीसी माता बहनें अपनी दिनचर्या निभाती है। धर्म के कारण ही वो अपने आदर्शों को जकड़ कर है। इतना ही नहीं, वो धर्म के कारण ही वो बड़े बड़े कारपोरेट बाबा बुआ के चुंगल में फंसी हुई है, बड़े बड़े मंडपों में बैठती है। जो बाबा लोग बुआ लोग जो कहते हैं वो सुनती है। कितने बाबा बताए, जो बाबा अभी जेल में हैं, आसाराम बाबा, उनका बेटा राम रहीम, दीक्षित बाबा, अगर लिस्ट पढ़ी जाए तो हम लोग थक जाएंगे। इतने बाबा बुआ हमारी महिलाओं को अपनी चुंगल में फंसाए हुए हैं, फिर भी हमारी महिला समझ नहीं पा रही। धर्म के नाम से ही हमारी पढ़ी लिखी बहू बेटियां ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र में अपना भविष्य खोजने की कोशिश कर रही है। आज भी हमारी एमएससी जियोलॉजी में पढ़ी लिखी लड़की भी वो मनुवाद को नजरिए से देखती है, वो विज्ञान की नजरिए से नहीं देखती। ये हमारी बड़ी बदनसीबी है। आज भी बॉटनी में एमएससी किए हुए हमारी लड़की, हमारे महाराष्ट्र में एक व्रत आता है सावित्रीबाई पूजन का, तो एमएससी किए हुए बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हुए सभी हमारी महिलाएं वो बरगद के पेड़ के बाजू में घूमती रहती है और बोलती है कि सातों जन्म ये हमको पति मिले। ये जो मनुवादी सोच है, ये मनुवादी सोच आज की शिक्षा से हमारी महिलाओं में नहीं आने वाला। सावित्री बाई की वो शिक्षा थी, सावित्री बाई की विद्यार्थिनी थी मुक्ता साळवे। मुक्ता साळवे तो चौथी पास थी, फिर भी सावित्री बाई की मुक्ता साळवे वो रानी को एक पत्र लिखती है, ब्रिटिश रानी को पत्र लिखती है कि ओ रानी, तू बता जरा मेरा धर्म कौन सा है। मुझे तो खाने को नहीं अच्छा मिल रहा, मुझे तो पीने के लिए अच्छा नहीं मिल रहा, रहने के लिए घर अच्छा नहीं मिल रहा। इतना ही नहीं, जो मंदिर है उसमें जाने का भी मुझे हक नहीं है। तो बता रानी मेरा धर्म कौन सा है। उसके बाद सत्यशोधक समाज में काम करने वाली ताराबाई वो अनेक प्रश्न इस समाज व्यवस्था से पूछती। ये जो हमारी महिलाएं सत्यशोधक समाज की प्रश्न पूछती थी, आज की हमारी महिलाएं प्रश्न क्यों नहीं पूछती, क्यों चिकित्सा नहीं करती। अगर समाज को इस मनुवादी सोच से बाहर निकालना है तो फूले शाहू आंबेडकर जी के सपनों को पूरे करने की कोशिश हमें करनी पड़ेगी। हमें अपनी भागीदारी निभानी पड़ेगी। घर में सबके साथ बैठकर इस विषय पे हमें चर्चा करनी पड़ेगी। आज भी मैं एक उदाहरण बताऊंगी। जिस पुणे में 1848 में हमारे ज्योतिबा और सावित्री आई ने हमारी पहली महिलाओं की स्कूल निकाली थी, वही स्कूल के सामने भारत का प्रसिद्ध गणेश जी का मंदिर है, दगड़ू शेठ जी गणेश जी का मंदिर है। आज के इसी साल में और कितने सालों से हमारी महिलाएं जब गणेश महोत्सव महाराष्ट्र में होता है तो 25 हजार महिलाएं सवेरे 5 बजे वहां आती है। एक कलर की साड़ी पहन के पढ़ी लिखी डिग्रिया वाली महिलाएं, इंजीनियर महिलाएं, डॉक्टर महिलाएं वहां आती है और वो क्या वहां पे पढ़ती है, वो गणपति का पठन, वो स्तोत्र का पठन वहां करती है। हमें तो वो देखते हम जैसे कार्यकर्ताओं को बहुत दुख होता है कि ठीक उसी सामने हमारी सावित्री माई की स्कूल है। वो सावित्री माई की स्कूल आज भी आप लोग देखने आओगे तो देखते ही आपके आंख में आंसू आ जाएंगे।
लेकिन हमारे समाज में इसका कोई लेना देना नहीं। हमारी महिलाओं को कुछ लेना देना नहीं। सिर्फ मनुवादी सोच को आगे बढ़ाने की कोशिश हमारे महिलाएं कर रही। जब हर 25,000 महिलाएं उस तरीके से वहाँ इकट्ठा होकर गणेश जी का गुणगान गाती है, तो 25,000 महिलाएं वो स्कूल के लिए राष्ट्रीय स्मारक बने, ये आंदोलन क्यों नहीं करती? ये समाज से मेरा प्रश्न सदा रहता है। उससे ही आगे एक टीवी चैनल वालों ने वो स्कूल के सामने खड़े रहकर एक कार्यक्रम लिया था कि आने जाने वालों को पूछ रहे थे, बताओ सावित्री माई और ज्योति पुना में पहली बच्चियों की निकली वो कहाँ पे है? जो लोग 50-40 साल से उस पुना में रहते थे वो भी लोग बोल रहे थे निकाली तो थी, लेकिन कहाँ है पता नहीं। उनके नजर के सामने वो स्कूल थी, लेकिन उनको दिख नहीं रही थी। इस प्रकार की व्यवस्था हमारे समाज में धर्म के नाम पर अनेक आंदोलन चलाते हैं। हमारे महाराष्ट्र में तृप्ति देसाई ऐसा एक आंदोलन चलाया था और चला रही है। उनका आंदोलन था कि महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने दिया जाए। और कौन सा मंदिर प्रवेश? जहाँ शनि शिंगणापुर का मंदिर था, उनका आंदोलन हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया ने तो आंदोलन पूरे देश भर में बताया। हमारे महिलाओं को वो आंदोलन उनका सक्सेस भी हो गया, लेकिन हमारी महिलाएं वो शनि शिंगणापुर जाके क्या, कुछ सोच इस तरीके से दिमाग में डाल दी जाती है। यही तृप्ति देसाई आगे में वो शबरीमाला का मंदिर केरल का, वहाँ हमारे महिलाओं को प्रवेश मिले, इस तरह का आंदोलन कर रही है। और इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया ये आंदोलन का बहुत अच्छी तरीके से अच्छे चाव से बताती है। लेकिन धर्म और जाति के नाम पर अनेक मंदिरों में महिलाओं का शारीरिक शोषण होता है। कुछ शूद्र जातियां है, निचली जातियां है, उस जाति में हमारी महिलाओं को, हमारी बच्चियों को वो देवता से शादी करके जानवर जैसा छोड़ देते हैं। ये भी हमारे लोगों को नहीं छोड़ता। एक बार मंदिर में हमारी बच्चियों को छोड़ दिया, जिंदगी भर उससे मरते दम तक उसके साथ बलात्कार होता रहता है और समाज अपनी परंपराओं के नाम देखते रहता है। ये खामोशी हमें तोड़नी होगी। जाति और धर्म के नाम पर अलग अलग नियमों के कारण पूरा समाज मानसिक गुलाम बन गया है। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कहते हैं, गुलामों को आप गुलाम हो ये बताना बहुत जरूरी है। गुलामों को आप गुलाम हो ये बताना बहुत जरूरी है, नहीं तो जिंदगी भर इस मनुवाद की दलदल में फंसकर वो मर जाएगा। और इसीलिए हमारी सामाजिक संघर्ष की लाइन अगर हमें क्लियर करनी है तो फुले शाहू आम्बेडकर जी के विचारों से ही हमें लानी होगी। दूसरा हमारा संघर्ष है सांस्कृतिक संघर्ष, जिसको बड़ी दूर दूर तक हम सोचने की बात तक नहीं करते। हमारा मन और हमारा शरीर इस तरीके से जीने में छोटी छोटी बातें रहती है। हम जब जीते हैं तो छोटी छोटी बातें रहती है, लेकिन उन पर अपना ध्यान नहीं जाता। जैसे सवेरे से हमारे घर में हम क्या सुन रहे हैं, हमारे बच्चे क्या सुन रहे हैं, हमारे बूढ़े लोग, हमारे ज्येष्ठ जो लोग रहते हैं घर में, वो क्या सुन रहे हैं, हमारी महिलाएं क्या देख रही है, हमारे जो घर के जो रहते हैं, हमारी महिलाएं टीवी पर की वो सीरियल्स देखती रहती है, मनुवाद के जो चैनल है वो देखती रहती है, पूरा टाइम पास उसमें निकल जाता है। हमारे घर में टीवी में अलग अलग प्रकार के बाबा बुआ सवेरे से आकर हमारा दिमाग मनुवाद के चलते उस तरीके का बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे घर में पेपर आता है, 5 से 6 रुपए का पेपर रहता है, उसमें सिर्फ एक ही पन्ना पढ़ने लायक होता है, बाकी के पन्ने में तो सब खून चोरी बलात्कार और चमत्कार ही रहते हैं।
लेकिन हमारी ओबीसी समाज की महिला और पुरुष सिर्फ वही पन्ने पढ़ते हैं और बाकी का एक पन्ना छोड़ देते हैं। तो इस पर हमें ध्यान देना होगा कि हमारे घर में क्या सुना जा रहा है, हमारे घर में क्या देखा जा रहा है, हमारे घर में क्या पढ़ा जा रहा है, यह हमें देखना होगा। हम अभी अपने परिवार के साथ घूमने जाने की कोशिश करते हैं। घूमने के लिए जाना अच्छी बात है, हम फ्रेश हो जाते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को हम कहाँ लेके जाएंगे घूमने के लिए? कहाँ ले जाना पड़ेगा उनको घूमने के लिए? हम तो जाएंगे भाई, मंदिर जाएंगे, कभी कहाँ जाएंगे, लेकिन हमें हमारे महापुरुष और हमारी माताएं जहाँ जन्मी, जिन्होंने वह जहाँ रहकर हमारी जिंदगी भर संघर्ष किया, ऐसे माताओं और महानायकों को स्थल को हमें जाना होगा, हमारे बच्चों को उनका इतिहास बताना होगा। मैं ये यहाँ पे उदाहरण बताऊंगी। हमारे मायाताई गोरे ने यवतमाल में 200 महिलाओं की सत्यशोधक ट्रिप निकाली थी। इसी साल में सत्यशोधक महिलाओं की ट्रिप निकालती, 2 बसें लेकर मैं और सविताताई हजारे भी उनके साथ थे, कमलताई खंडारे उनके साथ थी। तो ये 200 महिलाएं लेकर मायाताई कहाँ गई होंगी? शिरडी के साईं बाबा और कई मंदिरों में, कई तालाब दिखाने ले गई होंगी? नहीं, हमारी मायाताई ने ये महिलाओं को और हमको सबको लेकर हमको फूले जी का वाड़ा बताया, जो पहली स्कूल थी सावित्री माई की वो बताई। इतना ही नहीं, महाड़ का चौदार तालाब बताया, जहाँ मनुस्मृति का दहन हुआ वो जगह बताई, और जहाँ शिवाजी महाराज जी का रायगढ़ है, शिवाजी महाराज ने जो शपथ ली थी वो रायगढ़ हमें बताया। तो इसी तरीके का सोच अगर हमारे महिलाओं में हम लाएंगे, हमारे बच्चों में हम लाएंगे, तो अलग सांस्कृतिकरण की परिभाषा हम कर पाएंगे। और आंदोलन में ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम महिलाओं को लेकर वहां गए तो सावित्री आई का मैका हमारे महिलाओं ने देखा, और वो मैका देखते, फुले जी का वाड़ा देखते ही हमारी महिलाएं रो पड़ी थी। और एक ही बात उन्होंने बताई कि इतने साल गुजर गए, हम इतनी देरी से क्यों यहाँ आए, हम पहले क्यों नहीं आए। ये उनका हौसला बढ़ता चला गया, और आज वही महिलाएं हमें पूरे आंदोलन में साथ देती है। जो भी कुछ कार्यक्रम हम करते हैं वो महिलाएं हमें साथ देते देते ये आंदोलन में भी उनकी सहभागिता आई है। तो इसीलिए हमारा सांस्कृतिकीकरण इस तरीके का होना बहुत जरूरी है। और महिलाओं का अर्थकारण, महिलाओं का अर्थकारण तो आप सभी को पता है। मनुस्मृति ने तो महिलाओं के शिक्षा और संपत्ति से बेदखल कर दिया था। मनुस्मृति ने महिलाओं को शिक्षा और संपत्ति से बेदखल कर दिया था, लेकिन फुले जी ने महिलाओं का सम्मान किया। स्त्रियों को हक और अधिकार की बातें बाबा साहब ने हिंदू कोड में लिखी, और पूरी दुनिया की महिलाओं को साझेदारी और भागीदारी महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने दी। फिर भी 21वीं सदी के बाद हमारी महिलाओं को अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि फुले जी की सोच, बाबा साहब की सोच हम हमारी घर में नहीं ला सके। आज भी हम परिवार में महिलाओं को सिर्फ अर्थकारण सिर्फ परिवार का देते हैं, परिवार चलाने की जिम्मेदारी देते हैं, लेकिन घर के बाहर के जो पूरे अर्थकारण की बात रहती है तो हम उनमें उनका निर्णय नहीं लेते, उनकी दखल अंदाजी हम नहीं मानते। इसी कारण हम आज भी हमारे परिवार में मनुवाद की सोच की तहत हम जी रहे हैं। अगर हमारी महिलाओं का अर्थकारण हमें बदलना होगा तो ये सोच भी हमें बदलनी होगी। आज भी हमारी महिलाएं, मैं बताती हूँ, बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत पढ़ी लिखी है, फिर भी महिलाओं का बजट क्या होता है? महिलाओं के लिए कुछ बजट होना चाहिए। अपना देश स्वतंत्र हुआ, 70 साल गुजर गए, कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें आई और गई,
लेकिन इस 70 साल में एक बार भी महिलाओं का स्पेशल बजट इस देश में नहीं हुआ। इसका मैं निषेध तो करती हूँ, लेकिन इस बारे में कभी हमारी महिलाएं कभी बात नहीं करती, कभी घर में इस प्रकार की चर्चाएं हमारे घर में नहीं होती। इसीलिए इस प्रकार की चर्चाएं हमारे घर में होना बहुत जरूरी है। फुले जी ने हर कार्य में सावित्री जी का साथ लिया। फुले जी ने हर कार्य में सावित्री जी का साथ लिया। कभी ये सोच नहीं रखी कि वो स्त्री है। उन्होंने कभी ये सोच नहीं रखी कि वो स्त्री है, वो महिला है। तो आज की दौर में हमें भी ये जिम्मेदारी निभानी है, और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमें परिवर्तन की राह पर ओबीसी महिलाओं को लाना है। आज भी हम ओबीसी की महिलाएं जब काम करती है तो गिनी चुनी महिलाएं हमें दिखती है, लेकिन हम जैसा चाहते वैसी महिलाएं हमें इस आंदोलन में दिखती नहीं। तो मैं अपने भाइयों से, साथियों से ये निवेदन करती हूँ कि आप जैसे घर का पूरा दोनों मिलकर घर चलाते हो, तो यही परिवर्तन की जिम्मेदारी भी आप दोनों को उठानी पड़ेगी, पूरे परिवार को उठानी पड़ेगी। हमें भी अपना दिल जरा बड़ा करना होगा, हमें भी अपना दिल जरा बड़ा रखना होगा। तभी तो सावित्री माई फुले जी, शाहू जी, अंबेडकर जी का जो सपना है महिलाओं के लिए, जो उन्होंने देखा था, वो सपना अपनी जिम्मेदारी समझकर हमें पूरा करना होगा। महिलाओं को सिर्फ अर्थ कारण की बातें सरकारें करती है। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट महिलाओं के लिए अभी आ रहे हैं, महिलाएं उसमें शामिल भी हो रही है, लेकिन सिर्फ अर्थ कारण के लिए। लेकिन यही सरकारें जब इस महिलाओं के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाती है, तो यही सरकारें वही महिलाओं को फिर मनुवादी सोच को पूरा करने के लिए, अध्यात्म को आगे बढ़ाने के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम लेती है। उनको सावित्री माई नहीं बताई जाती, उनको राष्ट्रमाता जिजाऊ नहीं बताई जाती, उनको झलकारी नहीं बताई जाती, तो उनको अनेक प्रकार का मनुवाद की सोच उनको बताई जाती है। और कारपोरेट एरिया में अभी ये सब चालू है। हमारी महिलाओं को लगता है कि हम तो बहुत पैसा कमा रहे हैं। पैसा कमाना यही बात नहीं है, लेकिन पैसा कमाते समय हमारा दिमाग और हम किस राह पर चल रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। और यही बात करते वक्त हमारे महिलाओं का राजकारण भी हमें समझना होगा। हमारी महिलाओं का राजकारण भी हमें समझना होगा। फुले जी और अंबेडकर जी ने घर के साथ साथ समाज और देश की डोर अगर महिला संभाले, घर के साथ साथ देश की डोर अगर महिला संभाले, तो कुछ बदलाव समाज में आ सकता है। परंतु बड़े दुख की बात है, आज राजीव गांधी जी का स्मृति दिन है, और यही राजीव गांधी जी ने 1984 में पंचायत राज का बिल पारित कर दिया था। लेकिन ये बिल कहाँ पारित किया? तो स्थानिक स्वराज्य संस्था में ये बिल पारित कर दिया। हम बोलते हैं भाई बिल तो पारित कर दिया था, में विधायिका और पार्लियामेंट में अगर ये बिल पारित हो जाता तो कुछ बात अलग थी। वो बिल पारित तो हो गया, तो हमारी महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं सरपंच बन गई, ओबीसी एससी एसटी के तहत वो नगराध्यक्ष बन गई, महापौर बन गई, लेकिन वो पदभारी है, वो सिक्के वाली महिला है। उनमें से सिर्फ 1% महिला ही अपना राजकारण समझ पाती है। 49% महिलाएं तो क्या करती है, वो सब सिक्के वाली रहती है। उनका पूरा काम उनके घर के वो पति करता है, उनका हस्बैंड करता है। तो हम राजकारण की बात करेंगे, और बात करते करते हम फुले जी का सपना हमें पूरा करना है, हमें अंबेडकर जी का सपना पूरा करना है, हमें शाहू जी का सपना पूरा करना है। ये बात हम करते रह जाएंगे, लेकिन जब तक हमारी महिलाओं की सोच राजकारण में भी फुले शाहू अंबेडकर की विचारधाराओं से नहीं होती, तब तक
इस राजकारण का कोई मतलब नहीं है। 70 सालों से जिनकी सरकारें इस देश में हैं और जो सरकारें चला रही है, वो पक्ष में वो सारे पक्ष जो फुले शाहू अम्बेडकर के विचारधारा वाले हैं, उनको छोड़कर जो पक्ष बड़े पक्ष इस देश में है, वो एक ही पक्ष है, वो मनुवाद चलाने वाले पक्ष है। उनको कभी हमारी ओबीसी एससी एसटी की बात बहुत मन में वो लाते नहीं। इसीलिए हमें जो 33% राजकारण में मिला है वो कुछ काम का नहीं है। अगर काम का है तो वो महिलाओं को समझना पड़ेगा। हमारी महिलाएं खासदार है, आमदार है, हमारी महिलाएं खासदार है, आमदार है, लेकिन वो कौन से पक्ष से आती है? वो तो पूरा आदेश अपने पक्ष का मानती है। हम जब अपने अच्छे अच्छे निवेदन लेकर हमारे खासदार के पास जाते हैं, हमारे आमदार के पास जाते हैं, जैसे हम ओबीसी जनगणना हो, ये हमारे खासदार के पास गए थे निवेदन लेके, तो उनको कुछ उसमें अच्छा ही नहीं लगा, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। ये जो महिलाएं है ये हमारे जानकारी वाली नहीं है, तो उनको उनकी जानकारी वाली है, उनका पक्ष बढ़ाने वाली महिलाएं है। तो देश में राष्ट्रपति भी बन जाए महिला, प्राइम मिनिस्टर भी महिला बन जाए, सभापति भी संसद की लोकसभा की बन जाए, हमारी कितनी भी महिला खासदार और आमदार बन जाए, लेकिन जो सोच हम चाहते हैं, हमारा एससी समाज चाहता है, ओबीसी समाज चाहता है, एसटी समाज चाहता है, वो सोच इन महिलाओं में नहीं है। आरक्षित जगहों से तो चुनकर वो आ जाती है, लेकिन समाज से उनका लेना देना नहीं रहता। उनका लेना देना उनके ऊपर वाले पक्ष के कमांडर के हाथ में रहता है। तो हमें ये कमांडर वाली जो विधायिका और पालिका है, वही कमांडर वाली पालिका हमें खत्म करनी पड़ेगी और हमारी सोच वाली महिलाएं, हमारी सोच वाले हमारे पुरुष को हमें चुनकर इस राजकारण में लाना होगा। तभी इस देश की राज सत्ता तथागत बुद्ध की विचारों से, सम्राट अशोक की विचारों से, फुले जी के विचारों से चलेगी, हम ये मानते हैं। इसके बाद मैं एक उदाहरण दूंगी, आपको समझ में अच्छा लगे या नहीं लगे, लेकिन इस देश में मान्यवर कांशीराम जी ने यूपी में सरकार पहली बार बनाई और मान्य बहन जी को, मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया। कुछ काम करने के तरीके अलग होते हैं, लेकिन फिर भी मैं वो मायावती जी का आभार इसलिए मानती हूँ कि उन्होंने कुछ अच्छे काम यूपी में किए हैं। मैं तो वो अंबेडकर पार्क के लिए भी उनको धन्यवाद दूंगी, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए वो सांस्कृतिक धरोहर बनाई है। इसमें हमारे तो सब पार्लियामेंट के लोग, हमारे सभी खासदार और आमदार मंदिरों को बड़ा करते रहते हैं, लेकिन हमारी आगे जाने वाली पीढ़ियां अगर लखनऊ जाएंगी तो अपना इतिहास पढ़ सकेगी, हमारी महापुरुषों को देख सकेगी। जो अच्छा है वो अच्छा समझने की कोशिश हमें करनी पड़ेगी। इसके आगे महिला बिल की बात आती है। महिला बिल बीजेपी और कांग्रेस हरदम बोलते रहता है कि हम भाई तो महिला बिल पास करने के लिए तैयार है, हमारा तो कोई विरोध नहीं है, हम तो महिला बिल पास करने के लिए तैयार है। फिर भी ये महिला बिल क्यों पास नहीं हो रहा? मैं धन्यवाद मानूंगी माननीय लालू जी का, माननीय मुलायम सिंह जी यादव का, माननीय कांशीराम जी का, माननीय मायावती जी का, और उन जिन्होंने इस बिल को लागू करने नहीं दिया, उन सबका मैं धन्यवाद इसलिए मानूंगी क्योंकि ये लोग उस बिल में ओबीसी, एससी, एसटी महिलाओं का प्रतिनिधित्व मांगते हैं। उनको हमारा प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए, उनको सिर्फ सीधा सीधा वो बिल पास करना वो चाहते हैं। लेकिन जब तक ये बिल ओबीसी, एससी, एसटी महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं देगा, तब तक ये बिल लागू नहीं होगा। लेकिन हमारी जो बहनें बैठी है, संसद में बैठी है,
वो बहनों को कुछ लेना देना नहीं है। उनको लगता है क्योंकि वो कौन बैठी है, वो तो किसी की बेटी बैठी है, किसी की बहू बैठी है, किसी की बहन बैठी है, किसी किसी की माता बैठी है। उनको क्या प्रॉब्लम, उनको वैसे तो चुन के आना है। अगर ये बिल सीधे तरीके से लागू हुआ तो उनकी ही बेटियां, पोतियां, बहुए, बहनें चुन के आएगी। और आज जिस तरह हमारा देश, जिस तरह आज जो मानसिकता में खड़ा है, वो मानसिकता हमें गुलाम करने के लिए है। तो हम मांग करते हैं, ये आंदोलन चलना चाहिए कि अगर महिला बिल पारित हो तो उसमें ओबीसी, एससी, एसटी महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले। ये मांग, ये आंदोलन हमें करना पड़ेगा। दूसरी बात आती है कि जी हमारा देश अभी जिनके हाथों में है, अभी हमारा देश जिनके हाथों में है, कठपुतलियां तो पद पे बैठी है, कठपुतली वाले लोग तो पद पे बैठे हैं, लेकिन रिमोट कंट्रोल कहाँ है, आप सभी को पता है। नागपुर में उसका, आरएसएस में उसका रिमोट कंट्रोल है, और वही रिमोट कंट्रोल से हमारा देश चलता है। वही आरएसएस के 84,000 शाखाएं पूरे भारत वर्ष में काम कर रही है। कौन सी शाखा है वो दुर्गा वाहिनी, मातृ संगठन, सिंधु जन जागरण समिति, गोरक्षा वाले, कितने नाम ले हम लोग। ऐसी कितनी हजार शाखाएं उनकी काम कर रही है, और उसके पूरे काम करने वाले हमारे ओबीसी समाज से और हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं। अगर हमारे ओबीसी समाज के लोगों को, हमारे महिलाओं को, हमारे युवा लोगों को, हमारे बच्चियों को, हमें अगर इस संगठन से बाहर लाना है तो फिर हमें अपनी लाइन खींचनी होगी। फिर हमें अपनी फुले शाहू अंबेडकर की विचारधाराओं की लाइन खींचनी होगी, और वही लाइन से हमें अपने संगठन चलाने होंगे, ना कि उनके संगठनों में हम अपना पूरा समय और पैसा बर्बाद करें। हम अपने संगठन बनाए और अपने हम कौन से आंदोलन चलाए। हमें आंदोलन चलाना होगा, ओबीसी की जात न्याय जनगणना होनी चाहिए, जिसके तहत ओबीसी का विकास, हमारा भारत देश में ओबीसी का विकास हो सकता है। हमें हमारे बच्चों, युवा, महिलाओं और समाज के लिए जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, उनके कैडर कैंप लेना बहुत जरूरी है। ये हमारे आंदोलन हो चलने चाहिए। माता सावित्री, फुले जी, अंबेडकर जी और स्थानिक पर हमारे जो आदर्श है, उनकी जयंती समारोह पर हम बड़े पैमानों पर मनाए, ये आंदोलन हमें करने होंगे। उसके बाद अपने केजी टू पीजी, बाबा साहब ने कहा था, महात्मा फुले जी ने तो 1882 में ही हंटर कमीशन के सामने हमें मुफ्त की शिक्षा मिलनी चाहिए बात 1882 में हंटर कमीशन के सामने कही थी। बाबा साहब ने तो हमें केजी टू पीजी हमारी शिक्षा मुफ्त और समान मिलनी चाहिए, उनकी दावेदारी थी। लेकिन जो लोग शासन में आए, उन्होंने ये नहीं किया। तो अभी हमारे संगठन के तहत जो संगठन हम बनाएंगे, वो संगठन के तहत हमें केजी टू पीजी, ये हमारे आंदोलन मुफ्त, और हमारी चिकित्सा, हेल्थ चिकित्सा हमें फ्री मिलनी चाहिए। ये भी आंदोलन हमें करने पड़ेंगे। हम जो त्योहार मनाते हैं, हम जो त्योहार मनुवाद के लोगों ने हमारे ऊपर लादे हुए जो त्योहार मनाते हैं, वो त्योहार अलग तरीके से हम कैसे मनाए, इसके भी लिए हमारा विचार मंथन चिंतन होना बहुत जरूरी है। हमारे घर में जो शादियां होती है, वो शादी कैसी हो, महात्मा फुले जी ने तो सत्यशोधक शादी का पूरी जानकारी हमें दी है। तो हमारे घर में जो शादी होती है, हमारे घर में हम बच्चों का नामकरण करते हैं, हम नए घर में जाते हैं, तो हम घर के लोगों को खाना देते हैं। तो घर का वास्तु पूजा हम कैसे करें,
ये भी सांस्कृतिक तो है, लेकिन अगर हमें कुछ अलग करना है तो इसमें भी हमें ध्यान देना होगा। ऐसा ही नहीं तो मैं और दो बातें कहूंगी आपसे। मैं और दो बातें कहूंगी। हमारी सावित्री आई ने 1848 में फुले जी ने बच्चियों की पहली स्कूल निकाली, तभी से बच्चियों को पढ़ना चालू कर दिया था। लेकिन 2009 में वो कायदा पारित होता है, हमारा शिक्षा कायदा। और 2009 में देखो, फुले महात्मा जी फुले 1848 में पढ़ना बच्चों को सिखाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, फिर अनेक स्कूल निकालते हैं। लेकिन कितने सालों के बाद 2009 में वो शिक्षा का कायदा सख्त मुफ्त और सख्ती का कायदा 2000 में पारित होता है। ये भी हमें सोचना पड़ेगा। मोदी जी आते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बड़े बड़े नारे मोदी जी देते रहते हैं, और पूरे देश में आंदोलन कारपोरेट जगत के एनजीओ चलाते हैं। मैं एनजीओ को भी बोलना चाहूंगी कि ये एनजीओ जो है वो इन पक्ष में काम करने वाले लोगों के एनजीओ है, तो वो भी उनका तुनतुना बजाते हैं, वो भी उनका ढोल बजाते हैं। मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, पूरे देश में वो नारा और इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया ने बताया। लेकिन जिस स्कूल में मेरी सावित्री आई ने पढ़ना चालू किया था, उस स्कूल को वो मोदी जी कभी देखने नहीं गए। उस स्कूल को की क्या हालत है वो देखने कभी नहीं गए। हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। कभी भी आप देखने जाओगे तो आज की हालत उस स्कूल को आप अगर देखोगे तो आपके आंख में आंसू आ जाएंगे। देखते देखते कब कब गिर जाएगा ये भी समझ में नहीं आता। तो इसका आंदोलन हमारी सावित्री आई की पहली स्कूल ये राष्ट्रीय स्मारक घोषित हो, ये आंदोलन भी हमें अभी चलाना होगा। महाराष्ट्र में तो अनेक संगठनें ये आंदोलन चला रही है, लेकिन ये सिर्फ महाराष्ट्र तक नहीं सीमित रहना होगा, तो ये पूरे भारत वर्ष में हमारी सावित्री आई के स्कूल का ये आंदोलन हमें चलाना पड़ेगा। दूसरी बात, 1990 में तो वीपी सिंह जी की सरकार थी, तो महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को भारत रत्न दिया गया। उनकी भी कुछ, उन्होंने भी सरकार बनाते समय मान्यवर कांशीराम जी ने कुछ शर्तें उनके सामने रखी थी, और उसमें की एक शर्त थी, इसीलिए वीपी सिंह सरकार को डॉक्टर अंबेडकर जी को वो भारत रत्न देना पड़ा। दिया, अच्छी बात है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन जिस हमारी माँ और हमारे पिता फुले जी ने पूरी जिंदगी हमारे लिए अपना जीवन व्यतीत किया, एक दिन भी उन्होंने अपने लिए नहीं जी। उन महात्मा फुले जी और सावित्री आई को भारत रत्न मिले। हम कितने दिनों से हमारी ये मांग प्रधानमंत्री कार्यालय को देते हैं, कलेक्टर को देते हैं, खासदार को देते हैं, आमदार को देते हैं, लेकिन किसी को इसकी कोई मनीषा नहीं है लागू आगे जाने की और कुछ बात लागू कुछ देने की। लेकिन इस देश में हमारा ही पैसा लुटता है, हमारा ही देश का पैसा लुटता है, खेलता है, और खेलता भी है तो खुद के लिए खेलता है। ऐसे ही सचिन तेंदुलकर को सब नियम इधर उधर करके भारत रत्न दिया जाता है, तो भी हमारा समाज खामोश रहता है, क्योंकि उनको क्रिकेट ज्यादा पसंद, क्रिकेट बहुत अच्छी लगती है। लेकिन जब तेंदुलकर को भारत रत्न का खिताब मिलता है तो हम, अरे खेल के लिए तो बहुत सारे पुरस्कार है, वो दे देते तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन हम हमारे आदर्शों के प्रति लड़ना सीख रहे, बोलना सीख रहे, उनको वो जायज नहीं लगता खेलने वालों को, और कितने लोगों को वो भारत रत्न दे देते हैं। लेकिन महात्मा जी
फुले और सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न नहीं देते। मेरे साथियों, ओबीसी समाज के साथियों से और SC ST साथियों से हमें निवेदन है कि आप जरा लिस्ट निकालो कि कौन से लोगों को भारत रत्न आज तक दिया गया है। जरा लिस्ट पढ़ो, उसमें आपके ओबीसी कितने हैं, उसमें आपके SC कितने हैं, उसके आप में ST कितने हैं। अगर अपनी लिस्ट अगर आप पहचानते हो तो आपके दरवाजे पे आने वाले बीजेपी और जो कांग्रेस वाले हमारे ठेकेदार है, उनसे पूछो कि ये हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता। क्यों हमारी वहां बैठी बहनें खामोश है, क्यों वहां बैठे हमारे भाई जो ओबीसी से आते हैं वो खामोश है। ये खामोशी हमें समझनी पड़ेगी। ये खामोशी उनके लिए है। हमारा आवाज अगर हमें बढ़ाना है तो फिर उसी तरीके के संगठन, उसी तरीके के हमारा राजकारण, उसी तरीके की लाइन लेके हमें चलना पड़ेगा। मेरे ओबीसी बहनों और भाइयों, ये सब्जेक्ट मैं अपने आपके सामने रखा तो आखिर में मैं मेरे ओबीसी भाइयों से बहनों से निवेदन करती हूँ कि इन महापुरुषों का संघर्ष हमें लड़ना सिखाता है। इन महापुरुषों का संघर्ष हमें लड़ना सिखाता है, तो उनकी वाणी हमें सुननी चाहिए, उनकी किताबें हमें पढ़नी चाहिए, क्योंकि हम पढ़ेंगे तो समझेंगे, हम पढ़ेंगे तो समझेंगे, समझेंगे तो जानेंगे, और जानकर फुले जी, साहू जी, अंबेडकर जी के सपनों को साकार करने में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, हम अपनी भागीदारी निभाएंगे। यही भागीदारी और जिम्मेदारी हमें निभानी पड़ेगी। आज की वो जरूरत है। सिर्फ आंदोलन, हम रास्ते पर आंदोलन करने के लिए आगे आएंगे, लेकिन जब रास्ते पर आंदोलन होगा तो हमारा पूरा परिवार इस आंदोलन में आना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम हमारी दलित बहनों का आंदोलन देखते हैं तो हमारी सभी दलित बहनें, हमारे भाई लोग रास्ते पे आंदोलन करते हैं, सरकार उनकी सुनते हैं। हमारी भी वही सोच होनी चाहिए और वही सोच हमें पैदा करनी है। और फुले शाहू अंबेडकर जी का सपना हमें संगठनों के माध्यम से, सिर्फ बोलने से नहीं, सिर्फ बोलने से नहीं तो हमें करना होगा। और यही सोच रखते हुए मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। सबको जय ज्योति, जय सावित्री, जय भीम, जय विज्ञान, जय संविधान। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बंद करो।